लोग बैठे आपसे प्रार्थना और निवेदन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में गई, कोई सुनवाई नहीं। तो इस तरह का निगरान, इस तरह का मामला चल रहा। महिला पहलवानों का आपने देखा होगा, कौन है महिला पहलवान? ये आपके घरों की बच्चियां, ये अयोध्या वाले मामले में बीजेपी उसको गलत तरीके से कर रही है। वो तो सारे राष्ट्र का है, भगवान राम सबके हैं। हम तो सुबह उठते हैं तो राम करते हैं, आपस में अभिवादन करते हैं तो राम करते हैं। किसान तो जब अपनी बैल खोलता है तो राम कहता है। अगर वो सबको विश्वास में लेके एक साथ करते तो अच्छा था। उन्होंने उसको अपना आरएसएस का एक प्रोग्राम बना लिया। तो दूसरे लोगों को चाहिए कि उस दिन ना जाएं तो अगले दिन चले जाएं, तीसरे दिन चले जाएं, लेकिन सब जाएं। राम को इनकी झोली में ना डालने दें। धन्यवाद। क्या आगामी आप चुनाव लड़ने वाले हैं या किसी पार्टी से? नहीं, मैं ना कोई चुनाव लड़ूंगा, ना किसी पार्टी में जाऊंगा, लेकिन मैं कैंपेन करूंगा। किस पार्टी के लिए कैंपेन? कैंपेन करूंगा मैं जो मोदी को हरा रहे होंगे उनके लिए। तो राहुल यात्रा, न्याय यात्रा भी निकाल रहे हैं? राहुल अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे पास तो आए थे, उनसे बात हुई। वो अच्छा लड़का है, वेल मीनिंग है, मेहनत कर रहा है। उसको मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इस यात्रा को छोटी करके अब चुनाव नज़दीक आ गए, उसमें लगे। तो यात्रा में आप भी शामिल हो गए? नहीं, मैं इन कामों में शामिल नहीं। मैं कोई पॉलिटिक्स ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये शिक्षा संस्थान का काम था, आ गया ऐसे कामों में। जी। आगे भविष्य में आपकी क्या हो रही है? मैं बताया आपको, लिखना, पढ़ना, लोगों को सजेशन देना। अपोजिशन के लोग मेरे पास आते हैं, उनको मैं अपनी राय देता हूँ। लेकिन मैं अब ना मेरे पास इतना रुपया है कि मैं चुनाव लड़ूं या राजनीति करूं। मैं अपने घर पे हूँ। जो लगातार ईडी के भी छापे पड़ रहे हैं सर। जी, ये तो पूरी तरह दुरुपयोग। शर्म आनी चाहिए सरकार को कि वो लोगों को ईडी दिखा के डराए। तो इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन का अच्छा भविष्य है अगर वो आपस में समझदारी के साथ काम करेंगे तो। थैंक यू सर। थैंक यू। जो चीज़ें जरूरी हैं वो बताना चाहता हूँ। याद होगा आपको किसान आंदोलन, ऐसा किसान आंदोलन दुनिया में नहीं हुआ। जो 13 महीने में 700 लोग किसानों के मरे, लेकिन एक चिड़िया पे भी पत्थर नहीं फेंका गया। उसमें जब 4 महीने हो गए और कुछ नहीं किया प्रधानमंत्री ने, तो मैं अपना इस्तीफा जेब में रखे उनसे मिलने के लिए गया। मैंने उनको कहा कि साहब ये 4 महीने से पढ़े। वो रहे तो 13 महीने, लेकिन तब उस वक्त तक 4 महीने ही हुए थे। मैंने कहा साहब ये 4 महीने से पढ़े, इनसे बात कर लो। तो उन्होंने बड़े घमंड में कहा कि चले जाएंगे अस्पताल, कोई बात नहीं। मुझे बुरा लगा, लेकिन मैंने फिर घुमा फिरा के कहा कि साहब आप नहीं करते, किसी और से बात करा दो। उन्होंने कहा सत्ताल ये बिना बात के चले जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा साहब आप इनको जानते नहीं हो, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। ये ऐसे ही जाने वाले नहीं हैं। ये जो सिख भाई हैं, इनके गुरु ने अपने 4 साहबजादे कटवा दिए थे, समझौता नहीं किया था। भी नहीं है। मिसेस गांधी ने जब ब्लू स्टार किया, उसके बाद 1 महीना महामृत्युंजय का पाठ कराया। अरुण नेहरू मेरे दोस्त थे, उनके भतीजे थे। उन्होंने पूछा कि फूफी आप तो इस समय यकीन नहीं करती थी। तो उन्होंने कहा कि तुम जानते नहीं हो, जिसने इनका स्वर्ण मंदिर छू दिया है वो जिंदा नहीं है, ये मुझे मारेंगे। उनको ये इल्हाम था। ये जो हमारे वाले हैं किसान, जाट हैं, यादव हैं, गुर्जर हैं, ये तो छठे महीने लाल किले पे चढ़े रहते हैं। इन कौमों से लड़ा नहीं जाता, इनसे बातचीत की जाती है। बातचीत करके सल्टा लो। उस वक्त उनकी समझ में नहीं आया, वो हवा के घोड़े पे थे। 2 महीने बाद माफ़ी मांग के कानून वापस लिए और ये कहा कि मैं MSP भी लागू करूंगा, जो आज तक नहीं करी। और उसका नतीजा ये है कि अभी अगले महीने 13 तारीख से पंजाब के बहादुर किसान उस आंदोलन को दोबारा छेड़ने वाले हैं। और मैं आपसे वादा करके जाता हूं कि उस आंदोलन में किसानों के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। तो थे, पर जिस तादाद में जाना चाहिए था शिरकत नहीं करी थी। अब की लड़ना, चूँकि ये लड़ाई आर पार की है। दिल्ली की सरकार खेती को तबाह करना चाहती है, फौज को तो कर ही दिया। वो क्या लाए, अग्निवीर,
कौन 4 साल के लिए जान देने के लिए जाएगा? इन्हीं इलाकों का, यहाँ से झुंझुनू तक हर गांव के बाहर एक शहीद की मूर्ति होती है। मैं तो लोगों से कहता हूँ, क्यों जाते हो हरिद्वार, क्यों जाते हो प्रयाग? असली जो तीर्थ स्थान है ये तो हमारे गांव हैं, जिनके बाहर शहीदों की मूर्तियां लगी हुई हैं। शहादत दिए हर गांव में, लेकिन अब उनको शहादत का भी मौका नहीं दे। 4 महीने के लिए कौन शहीद होने के लिए जाएगा? तो ये हमको देखना पड़ेगा, इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। फिर जो हमारे बच्चे हैं स्थान नहीं रह गए हैं। मैं राव साहब के यहाँ गया था कोटपुतली, मैंने पता किया वहाँ ये अब बहादुर सिंह जी के तो 40 संस्थान हैं। सबसे बड़ा काम है शिक्षा का, ये है असली काम। मैं आप लोगों को बताऊं कि इंग्लैंड में एक बार बजट पेश हो रहा था। उस बजट में सारी मदों में कटौती की गई, लेकिन शिक्षा की मद में कोई कटौती नहीं। विपक्ष के नेता ने कहा कि साहब इसमें कटौती क्यों नहीं करी? तो प्रधानमंत्री ने कहा कि मकान अगर विश्व युद्ध में टूट गए तो बन जाएंगे, पुल टूट गए तो दोबारा तामीर हो जाएंगे, कारखाने तबाह हो गए तो उनको भी बना लेंगे, लेकिन अगर एक पीढ़ी चली गई तो वो दोबारा नहीं आने वाली है। लिहाजा 1 पैसा भी हम नहीं काटेंगे, 1 पैसा भी कम नहीं किया, चूँकि उन्हें पता था। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप इतिहास पढ़ लें, जिन मुल्कों में तालीम को तवज्जो दी गई उन्होंने दुनिया पे राज किया। जिन्होंने तालीम पे तवज्जो नहीं दी वो बर्बाद हो गए। तो अब हमारे यहाँ जो लोग तालीम के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए सर झुकाता हूँ और आपसे भी कहता हूँ कि क्या है ये 40-40 गांव का काज करते हो, दहेज देते हो, दहेज मांगते हो, इसको बंद करो। अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया जगह पढ़ने के लिए भेजो, अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजो। अमेरिका की एक वो थी, अरे वो तो मुझे भी पता है क्या थी, विदेश मंत्री थी। बहुत पतली, शक्ल सूरत में साधारण और अफ्रीकन मूल की थी, लेकिन जो गद्दाफी था, इसका लीबिया का तानाशाह, और बागी लोग उसके दफ्तर में गए तो उनको एक डायरी मिली। उस डायरी में उसने लिखा है कि मुझे सबसे ज़्यादा आनंद तब आता है जब लिटिल कॉन्डी यानी छोटी सी कोंडालीजा राइस अरब शेखों को धमकाती। अब मैं इसमें निहित बात बताना चाहता हूँ कि कोंडालीजा राइस शेखों को इसलिए धमका पाती थी क्योंकि अमेरिका की विदेश मंत्री थी, और वो अमेरिका की विदेश मंत्री इसलिए थी कि उसकी तालीम बहुत अच्छी संस्था में हुई थी और वो पहले दर्जे में पास हुई थी। तो ये जो तालीम है ये जितना एम्पावर करती, बच्ची को कितना ही दहेज दे लो उसको क्या ताकत मिलनी, ससुराल वाले खा पी जाएंगे। असली ताकत इनको देना है बढ़िया। ये कोई शान की चीज़ नहीं। मैं तो MP, MLA, मिनिस्टर, गवर्नर सब रह लिया हूँ। अब भी मेरे यहाँ जाओगे, मैं 1.5 कमरे के मकान में रहता हूँ। कई बार तो लोग नीचे उतर कहते भाई क्या आदमी है तो 1.5 कमरे के मकान में रह रहा। हाँ, मैं 1.5 कमरे के मकान में रहता हूँ, क्योंकि मकान मेरी शान नहीं है। मेरी शान ये है कि मैं उस 1.5 कमरे के मकान के बूते नरेंद्र मोदी से लड़ जाता हूँ। अगर मैं कोठी बना लेता, रुपया पैदा कर लेता, तो अब तक मेरे यहाँ ED मेरे रहते फाइल पास नहीं होने की। तो ये ताकत मिलती है इससे कि हम गुर्बत से रह रहे हैं। अगर हम ओपुलेंटली रहें, अगर अभी तो MLA में देखता हूँ, MLA होते ही क्या क्या कर लेते हैं, कैसे कैसे घर, कैसी कैसी गाड़ियाँ। आप मेरी गाड़ी देखो, ये भी रामपाल जी हैं, इन्होंने दे रखी है, छोटी सी गाड़ी है, उसमें चलता हूँ। क्या बिगड़ गया मेरा? मुझे इस बात पे फख्र है कि देश में नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डाल के आज किसी की हिम्मत नहीं है बात करने की। मेरी है, क्योंकि मेरे पास छोटी गाड़ी है और छोटा मकान है। किसान आंदोलन पे मैंने बता दिया, ये दोबारा छिड़ेगा। पंजाब के बहादुर साथी इसको दोबारा छेड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहूँ कि यदुवंशी, इनका शिक्षा का काम है राव साहब का,
इसमें भरपूर सहयोग दीजिए। इससे बड़ा कोई काम नहीं है, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। अब ये किसान आंदोलन जब होगा तब मैं आऊँगा फिर दोबारा आपके यहाँ, और मैं चाहूँगा कि आप बड़ी तादाद में उसमें शिरकत करें। एक और चीज़ मैंने अभी, ये विपक्ष के लोगों से भी मुझे बहुत शिकायत है, ये भी कोई फली नहीं फोड़ते हैं। ये भी इसलिए कि शायद मेरा अंदाज़ है ये कि इन्होंने पैसे कमा रखे हैं तो डरे हुए बैठे हैं अपने अपने रुपए के ऊपर। पुलवामा का मामला मैंने इनको 2 महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलवामा के मामले में कोई जांच नहीं हुई। जब पुलवामा हुआ था तो हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। मैंने प्रधानमंत्री कहीं तफरी में गए हुए थे नेशनल कॉर्बेट पार्क में, वहाँ मैंने ढूंढा, मिले नहीं। 6 बजे मिले तो बोले क्या हुआ सतपाल? मैं कहा साहब हमारे 40 जवान मर गए और मुझे इस बात का अफसोस है कि वो हमारी गलती से मरे। उन्होंने गृह मंत्रालय से 6 जहाज़ मांगे थे कि साहब हमको सड़क से न जाना पड़े, कश्मीर में सड़क से जाना खतरनाक होता है, हमको 6 एयरक्राफ्ट दे दीजिए 1 दिन के लिए। 4 महीने तक उनकी अर्जी पड़ी रही और उसको खारिज कर दिया, उनको जहाज़ नहीं दिए। फिर वो सड़क से गुजरे तो उनके ऊपर टेररिस्ट ने अटैक करके 40 को मार दिया। जब मैं ये कह रहा था तो प्रधानमंत्री ने मुझे कहा कि तुम चुप रहो, इस पर मत बोलो। 2 घंटे बाद मुझे फ़ोन आया, अजीत डोभाल जो NSA हैं वो मेरे साथ पढ़े। उन्होंने कहा सतपाल भाई आप इस पर बोलिए मत। भाई क्यों? कि नहीं हम जांच कराएंगे। मैं नहीं बोला, जांच तो उन्होंने कराई नहीं। अगले दिन से उसमें पॉलिटिक्स करने लगे और बोले कि जब वोट देने जाओ तो पुलवामा के शहीदों को याद रखना। अब मैं इन अपोजिशन के लोगों से कह रहा हूँ कि तुम भी ये करो अब कि जब 2 वोट देने जाएं वो ये देखें कि पुलवामा के शहीदों के लिए कुछ किया है कि नहीं किया। शहीदों की बेवाएँ रोती फिर रही हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में गई हैं, कोई सुनवाई नहीं है। तो इस तरह का यहाँ निज़ाम, इस तरह का मामला चल रहा। महिला पहलवानों का आपने देखा होगा, कौन है महिला पहलवान? ये आपके घरों की बच्चियाँ हैं। ये चॉकलेट वाले लड़के तो कोई फली नहीं फोड़ते हैं। ये हमारे गरीब घरों की लड़कियां, लड़के हरियाणा के, वेस्टर्न यूपी के, पंजाब के, ये लड़ झगड़ के मेडल ले आते हैं। जब ये मेडल लेके आते हैं तो प्रधानमंत्री अपने घर पे चाय के लिए बुलाता है और कहता है ये मेरी बेटियां हैं। और जब वो जनपद पे उनके चेहरों पे पुलिस के बूट रखे जाते हैं तब ये कुछ नहीं बोलता। मैं इनकी लड़ाई में सबसे पहले पहुंचा था जब ये धरने पे थी और मैं इसी हालत में था। मैं इनके जुलूस में व्हील चेयर से गया था और मैंने इनकी ताकत बढ़ाई, लेकिन कुछ लोग थे हमारे, उन्होंने जाके इनका आंदोलन बेच लिया। ये आंदोलन भी दोबारा चलेगा। आपकी बेटियों का, पहलवानों का जब आंदोलन चले तो उसमें आप पूरी ताकत से शरीक हो जाइए। और वो राणा जी क्या है? हाँ, अहिर रेजिमेंट का जिक्र किया इन्होंने। मैं मानेसर के गांव में मीटिंग कर रहा था। मुझे खबर आई कि यादव लोग एक धरना दे रहे हैं। मैं काहे के लिए दे रहे हैं? कि अहिर रेजिमेंट की मांग के लिए। मैं कहा ये तो कभी से हो जानी चाहिए थी। जो सबसे बहादुर कौमों में से हैं यादव लोग, जिन्होंने चुशूल की लड़ाई का, किसी ने, मुझे नहीं पता आपने पढ़ा कि नहीं, 125 लोग थे। उनको कमांडर ने कहा कि वापस आ जाओ क्योंकि तुम कम हो, तुम पे असला भी कम है और चाइनीज़ जो हैं वो कई हज़ार हैं। इन्होंने कहा कि हटेंगे नहीं। आखिरी गोली और आखिरी आदमी तक ये रेजिमेंट लड़ी। सब लोग शहीद हो गए। उसी दिन अहिर रेजिमेंट बना देनी चाहिए थी। और अब मेरे यहाँ एक बुलंदशहर में एक इलाका है यादव लोगों का जिसको चौबीसा बोलते हैं। मैं होके आया हूँ वहाँ, आंदोलन शुरू हो गया है और अहिर रेजिमेंट देनी पड़ेगी। मैं इसके पूरी तरह से समर्थन में हूँ। आप भी इस पे लड़िएगा और इसको पूरा करवाइएगा। मैं चूँकि बहुत थके हुए लोग हैं, सुबह से आपको बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता, बस एक बात बता देता हूँ कि ये जो MSP है, जो प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि हम देंगे, जो आज तक नहीं दी है, और वो इसलिए नहीं दी है कि उसमें अडानी का थोड़ा नुकसान हो जाएगा। ये MSP क्या है 2 मिनट में बता के मैं अपनी बात करूँ। MSP का मतलब ये है कि फसल का एक दाम सरकार तय करती है, जिसको
कौन सा प्राइस बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लेकिन जब बाज़ार में उससे नीचे हो जाता है तो सरकार दखल करके किसान की फसल खरीद लेती है। इसको एमएसपी बोलते हैं। वो भी देने को तैयार नहीं है, इसलिए कि पंजाब और हरियाणा में अडानी ने बड़े बड़े गोदाम बना के गेहूं और चावल खरीद के डाल लिया है। अगर एमएसपी लागू हो जाएगी तो कम दाम पे नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए एमएसपी लागू नहीं है। ये लड़ाई भी चलेगी, इसमें भी आपको जाना है। तो मैं किसान भाइयों, नौजवानों सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस मुल्क में लोग सड़क पे रहेंगे वो देश जिंदा रहेगा, जिस मुल्क के लोग बिस्तरे में रहेंगे वो बर्बाद हो जाएगा। अपने सवालों के लिए लड़ना सीखिए, लड़ाई लड़िए, और जो लड़ाई आपके वर्गों की जब मैं गया प्रधानमंत्री से तो उसने कहा भाई तुम्हें क्या हो गया, तुम तो गवर्नर हो। मैं कहा साहब मैं गवर्नर तो ज़रूर हूँ, लेकिन मेरे वर्गों के लोग सड़क पे पड़े रहें, उनके ऊपर ना छत हो, ना नीचे दरी हो, ना बाथरूम हो, और मैं राजभवन में लेटा रहूं, ये मेरे बस का नहीं है। मैं इसको एकदम छोड़ दूंगा, लेकिन मैं उनकी लड़ाई में शरीक रहूँगा। आपसे भी कहना चाहता हूं कि जब ये लड़ाइयाँ शुरू हों तो आप इसमें पूरी ताकत से दखल दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और राव साहब जैसे लोग, मैं राव साहब को वादा कर दिया, ये लोकसभा लड़ेंगे तो मैं इनके अगले चुनाव में गांव-गांव जाऊंगा। ऐसे लोगों की मदद करिए, इनके प्रयासों की मदद करिए और शिक्षा को बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।